हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। तो मैं रणजय यादव आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिस पे स्टडी कर रहे हैं। तो आप जैसे कि पता होगा, आप हमको जानते होंगे, इकोनॉमिक की क्लास ले रहे हैं। आज इकोनॉमिक की क्लास है। नेशनल इनकम ने उसके बारे में दिया था, बताया था। कुछ शॉर्टकट या फार्मूला जो है ये भी बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए क्या है शॉर्टकट और फार्मूला। तो अपना टॉपिक क्या है? नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है ना, एनआई जिसे बोलते हैं, नेशनल इनकम। इनकम, नेशनल इनकम के बारे में आज हमें जो है स्टडी करना है। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में क्या करना है, हमें स्टडी करना है। जैसे इसकी डिफिनेशन ने बताया था, और इसके बारे में देखिएगा नेशनल इनकम क्या क्या होता है। जीएनपी होता है, जीडीपी होता है, एनएनडीपी होता है। ये सब के बारे में शॉर्टकट जो फार्मूला होता है, फार्मूला बेस पे जैसे उसका डिफाइन किया जाता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिएगा क्या है। देखिए जीएनपी, जीएनपी इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है जीएनपी इक्वल टू, बताइए। जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। ये इसका जीएनपी का फार्मूला है। मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं जीएनपी को। फुल फॉर्म देख लीजिए, ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक ना, इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। लिखते जाइएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अंडरस्टैंड दैट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीएनपी को। इंग्लिश में इसका मतलब फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आई बात? इतना तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इसका फुल फॉर्म ने लिखा था, इसका फार्मूला क्या होता है? जीएनपी देखो दोबारा लिखा, जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस ए माइनस बी। दोबारा कर दिए, ठीक है ना, ए माइनस बी। ये होता है जीएनपी इक्वल टू होता है, ठीक है ना। जीडीपी क्या होता है? जो सकल घरेलू उत्पाद है वो, प्लस उसमें और क्या ऐड किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जो है सकल घरेलू उत्पाद जोड़ा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में और क्या जोड़ा जाता है? ए मीन्स क्या होता है? जैसे हमारे देश में जो रह रहे हैं उनके द्वारा उत्पादित कोई मतलब इंडस्ट्री है, उससे जो उत्पादन किया जाता है, जो बचत होगा, जो कमाई करेगा हमारे देश में आकर। एक प्रकार से कर सकते हैं इसे कि जो है भारत देश का व्यक्ति जो है दूसरे देश में जाता है। बता रहे हैं, एक मिनट, अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, उसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला इसके बाद कर देते हैं। फिर उसके बाद एनएनपी देख लीजिएगा। एनएनपी क्या है? एनएनपी एन सॉरी एनएनपी देखिएगा। एन पी, इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल
प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और नेट नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होता है बताइए? नेट नेशन सॉरी एन पी इक्वल टू क्या होता है? एन पी इक्वल टू होता है GNP माइनस डिप्रिसिएशन। क्या होता है देख लीजिएगा, एन पी इक्वल टू क्या होता है? GNP माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन होता है। एन पी इक्वल टू क्या होता है? एन पी इक्वल टू होता है GNP माइनस डिप्रिसिएशन। इसका मतलब कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। समझ में आई बात? ये कहता है अगर एनएनपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर निकालना है तो आप जो जीएनपी है उसमें से जो है मूल्य ह्रास, जिसे कहते हैं डिप्रेसिएशन को अगर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? यही एनएनपी आ जाएगा, निकल जाएगा। तो पूछा जाएगा कई बार, दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि एनएनपी निकालने के लिए क्या क्या करेंगे। ऐसे ऑब्लिक में दे देगा एनएनपी इक्वल टू ऐसे, ठीक है ना। एनएनपी इक्वल टू क्या दे देगा? जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन ऐसे क्वेश्चन बनाता है। दूसरे में दे देगा आपको एनएनपी इक्वल टू जीएनपी, जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन, ठीक है। उसके बाद और दे देगा कि और भी दे सकता है ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसे बना देगा। तो आपका फार्मूला क्या होगा? एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। मतलब यही आपको याद करना है। ये कौन सा? यही आपका आप ली हुई, ये आपका आ जाएगा। तो एनएनपी निकालना आपको आ जाएगा, निकलना रहेगा। तो यही आप आंसर मारिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर होगा तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनएनआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं एनएनआई, या इसे कहते हैं एनआई। एनआई क्या है कहते हैं? समझ में बात? अब कहोगे इसे एनएनपी को एनआई कहते हैं या एनएनआई कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? और किस पे? एफ। एफ मीन्स क्या होता है? फैक्टर कास्ट। अगर एनएनपी एट फैक्टर कास्ट से बोला जाता है, अगर इस पे है तो इसे क्या बोलते हैं? एनएनआई कहते हैं या एनआई कहते हैं। एनएनआई का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिएगा, नेट नेशनल इनकम, इनकम, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब कहोगे इसका तो हो गया, तो एनआई का मतलब क्या होता है? तो एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। वहाँ पे डिफिनेशन नेशनल इनकम के बारे में बता दिए थे अच्छे से, नेशनल इनकम के बारे में आपको समझा दिए। ये शॉर्टकट है आपका, ठीक है ना। ये अगर ब्रेन में है आपको तो हर एक डिफिनीशन, हर एक क्वेश्चन टैकल कर सकते हो अच्छे से। तो क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। अंडरस्टैंड दैट? तो एज फार एज मैं कंसर्न दिस इज राइट फॉर यू, बट इफ you are understand that point, so you can handle that. So इतना समझ में आया कि क्या कहते हैं इसे? एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को एनएनआई कहते हैं, मतलब नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम कहते हैं या नेशनल इनकम कहते हैं। समझ में आई बात? उसके बाद देख लीजिए, इसका एक फार्मूला और होता है एनएनपी,
एन एन पी एट फैक्टर कास्ट इक्वल टू क्या होता है, एन एन पी मार्केट प्राइस, क्या होता है, एन एन पी मार्केट प्राइस प्लस होता है कि माइनस, सब बताइए, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, सब, एक मिनट, सब्सिडी, एन एन पी एट फैक्टर कास्ट पी यदि है तो इसका फार्मूला होगा एन एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इसका फार्मूला है, कहते हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद मार्केट फैक्टर कास्ट पे क्या होगा फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये भी, ये कई बार आप मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप में यूपीएससी में पूछता रहता है, देखो प्रीवियस ईयर्स तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, समझ में आई बात। सब्सिडी क्या होता है, जिस छूट, छूट दे दिया तो सब्सिडी क्या होगा, छूट, समझ में आई बात। क्या हुआ मुकेश, गर्मी हो रही है, एसी चल रही तब भी गर्मी हो रही है ना, होता होता है कई बार। तो इसको राइट कर लीजिए। हमारी एक क्लास भी चलती है मुकेश जी, राकेश, पढ़ा कीजिए, मज़ा नहीं आता है, क्यों, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, जाना चाहिए मूवी भी देखने, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हमारा स्टेटस देखे थे, क्या लिखा, अरे नहीं नहीं, वो एक मूवी बनाते हैं तो डायरेक्टर हैं, तो उस पे काम, डायरेक्टर मतलब वो सब देखते हैं, बनाते हैं मूवी वूवी, तो उनके पास गए थे। आप वही वीडियो देखे होंगे स्टेटस पर, हमने तो यूट्यूब पे लगाया नहीं, कैसे जान गए आप। अरे नहीं भाई, हमारा बर्थडे नहीं था, हमारे ही नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका दोस्त हैं, मतलब जैसे फ्रेंड सर्कल में आ गए हैं, तो उनका नाम भी कृष्णा है, तो उनका बर्थडे था 15 अगस्त का। हालांकि हमारा भी 15 अगस्त को ही मतलब बर्थडे मनाया जाता है, मतलब जन्म हुआ था, बट हमारा जो है जन्माष्टमी को मनाया जाता है, समझ में ये बात। हाँ, तो जन्माष्टमी को, हाँ, जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन हमारा मनाया जाएगा, ठीक है। आइए, टॉपिक पे लिख लिए, ओके। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या रहस्य है। एक फार्मूला आता है एडी, एडी इक्वल टू जो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फार्मूला कौन कौन जाता है बताइए, जिसे ये फार्मूला पता है वो हाथ ऊपर कर ले। इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा, देख लीजिए एक बार, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड होता है, सॉरी डिमांड हम लिख रहे हैं, डिमांड। बेटा हम बात नहीं, इसलिए हमारी मिस्टेक हो जाती है, हम बोर्ड पे कभी लिखे नहीं हैं, ये से डिजिटल बोर्ड है, अभी डिजिटल बोर्ड जल्दी आया, ठीक ना, इसके पहले बोर्ड पे पढ़ाया जाता था। आपको बता दें, हम जो है जब 8वीं में पढ़ रहे थे तो हम 5वीं वाले के पढ़ाते थे, 8वीं में जब पढ़ रहे थे तब से हम कोचिंग पढ़ाते हैं। 8वीं जब क्लास में थे तब हम जो है 8वीं जब क्लास में थे हम, तब जो है 8वीं वाले को इंग्लिश पढ़ाते थे, उसके नीचे 7वीं वाले भी इंग्लिश पढ़ाते थे, उसके नीचे भी 6 वाले के भी पढ़ाते थे, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को, समझ में आई बात। क्या करें विनय जी, अरे नहीं भाई, हम टैलेंट नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के जो है एक उपाध्याय जी हैं, मतलब शुक्ला जी, सॉरी, तो हम लोग बड़े मतलब हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, उनका जैसे अब रियल नाम नहीं जानते, लेकिन गांव में हमारे बाबा जो हैं उनको
दद्दू दद्दू बोलते थे, तो मतलब हमारे सर हैं, उनका नाम है, तो उन्होंने उनसे हमने स्टडी की है। हम स्टूडेंट उन्हीं के हैं। आदर्श जनता इंटर कॉलेज एक है, अंबेडकर नगर में जाएंगे तो वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनसे हमने स्टडी किया, हमारे गांव के ही हैं, शुक्ला जी। समझ में आई बात? उन्हीं के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। आप मिलेंगे तो लगेगा कि हाँ कोई मतलब टीचर हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अपने फोकस पे दीजिएगा ध्यान। क्या है कि ए डी इजकल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है ना, ये फॉर्म होता है ए डी इजकल टू ये। ठीक है ना, इससे क्या होता है, कंजम्पशन होता है। सी मतलब कंजम्पशन, मतलब उपभोग। आई से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश हिंदी में कहते हैं। जी से क्या उसका फुल होता है, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारी खर्च जो होती है। और एक्स मीन्स क्या होता है, एक्सपोर्ट, जिसे निर्यात होता है। एम मीन्स होता है इम्पोर्ट, जिसे आयात होता है। हम अपने देश में क्या करते हैं बेटा, आयात करते हैं। अपने देश से जो है निर्यात भी करते हैं। ठीक है ना, खरीदते भी हम और क्या करते हैं, मंगाते भी हैं। समझ में बात? एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानते हो कहीं पर चाहोगे आप। समझ में बात? क्या कह रहे हो बीना जी? मतलब हमारे बाल चाहिए आपको? ठीक है भाई, हमारे बाल ले लेना। इतना अच्छा लग गया हमारा बाल। नहीं भाई, हम अपना बाल जो है कहीं बनवा के नहीं आते हैं, ऐसे ही परमानेंट ही है। ठीक है ना, इतना मजा ना लिया करो यार, मतलब जीने दीजिए हमको भी। ठीक है। अरे नहीं, स्मार्ट नहीं लगे, कैमरे एक दिन ही स्मार्ट बना देता है। उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है आप लोग से ज़्यादा। तो ये होता है। ठीक है ना, तो इनमें जो है इसे हिंदी में कहते हैं बेटा, देखो, समग्र माग। समग्र, सॉरी लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इस पे ध्यान दीजिएगा। समग्र, समग्र माग, विनय जी ज़्यादा नहीं। समग्र माग हिंदी में इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड को। ठीक, समझ में आई बात? और इसका फुल फॉर्म देख ले, लिख लीजिए फटाक से। सी मीन्स क्या होता है, कंजम्पशन, लिखिएगा। कंजम्पशन, ठीक है ना, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं उपभोग। उपभोग। आई से क्या होगा, देखिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है ना, नहीं तो दूसरे लाइन में हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आई बात? चलिए लिख देते। अच्छा, आई से जो है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं निवेश। हिंदी भी जानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में इंग्लिश दोनों। जी मीन्स क्या होता है, देखिएगा, जी का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, समझ में आई बात? मेंट ज़्यादा नहीं करो। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर मतलब इसे कहते हैं हिंदी में सरकारी खर्च। सरकारी खर्च। कोई बड़े घर के नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं, अंबानी के लड़के नहीं। समझ में आई बात? अब उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे एक्स से क्या होता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हिंदी में कहते हैं इसे बेटा, क्या कहते हैं, निर्यात। समझ में आई बात? और यम से क्या होता है बेटा, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, आयात। हाँ, रितिका जी क्या कह रही हैं? अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा तारीफ नहीं की जाती है, इसको नोट करवा बोलो। बताए नहीं थे आपको, हमारा घर जो है अयोध्या के पास में, बगल में था, मतलब अयोध्या पहले था। अयोध्या से उससे काट के जो है एक अम्बेडकर नगर बनाया गया, तो अम्बेडकर नगर अयोध्या अम्बेडकर नगर है। ठीक है, ये समझ में आएगा ही। ए डी इक्वल टू क्या होता है, ये किसने ये फार्मूला दिया है, किन्स ने दिया। किसने दिया, किन्स। किन्स ने फार्मूला दिया कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है, सी
प्लस आई प्लस जी, समझ में आई? सी प्लस आई प्लस जी क्या है? प्लस एक्स माइनस एम। ये फार्मूला किन्स के अनुसार दिया गया, समझ में बात? इतना आप लोग कर दिए। अब इस पे देखो कमेंटमेंट क्या चलता है, देखिए, ठीक है ना? सी, अब इन्होंने क्या बोला देखिएगा। किन्स कहते हैं किन्स के अनुसार कि सी जो एक्सपेंडिचर मतलब सी जो कंजप्शन है, ये जो है उपभोग, उपभोग किस पे डिपेंड करता है बेटा? कंजम्पशन, जो कंजप्शन होता है, कंजम्पशन वो जो है उपभोग जो है किस पे डिपेंड करता है? इनकम के। किन्स के अनुसार कहते हैं, किन्स जी क्या कहते हैं? किन्स जी कहते हैं कि यदि, देखिए लिखते रहेंगे, आइए अब इस पे डिस्कस करते हैं। टीडी फुल फॉर्म बता दिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस एम। ये आपका फार्मूला बताए थे हमने, इस पे डिस्कस भी कर दिए हैं। तो सी का बोल रहे किन्स के अनुसार, किन्स क्या कहते हैं बताइए? किन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किन्स, अकॉर्डिंग टू किन्स। किन्स कहते हैं कंजम्पशन, सी से क्या होता है? कंजम्पशन, सॉरी समझ में आई बात? ओ सॉरी, सी मतलब जो है कंजम्पशन। ये कहते हैं किन्स की कंजम्पशन जो होता है, उपभोग जो होता है बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? इनकम पर। उपभोग लिख दीजिए, उपभोग। अब ऐसे लिख सकते हो कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनकम, कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट इनकम, बटे को बेटा इनकम, बटे को क्या कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू इनकम। सी इक्वल टू कंजम्पशन बाय इनकम। किन्स कहते हैं कि कंजम्पशन जो उपभोग होता है वो इनकम पे डिपेंड करता है। क्या कहने वाले हैं मतलब? उनका तात्पर्य है कि आपके पास जितनी इनकम होगी आप उपभोग मतलब खर्च उतना ही करोगे। कैसे? मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है जिम में, तो कहोगे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठोगे रेस्टोरेंट में या कहीं पर खाना खाओगे, 70-80 रुपये खा सकते हो। और कहीं आपके पास पैसा नहीं है, कम है, तो क्या करोगे? कम खर्चा करोगे, कहेंगे नहीं पैसा नहीं है यार, बचा लेते हैं, कल में काम आ जाएगा। समझ में बात? तो किस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट मतलब बटे में इनकम। कहते हैं जितना आपके पास इनकम रहेगा आप उतना ही उपभोग करोगे। जैसे आपको पास 2-4 लाख रुपया हो तो वो एक्सपेंड करोगे ज़्यादा, कहोगे फ्रिज ले लें, एसी लगे ला लें, और अच्छे से मतलब बेड वोड बना लें, क्या समझे, एसी वाला रूम हो जाए, तो ये एक्सपेंड करोगे। अगर वहीं पर पैसा आपके पास नहीं है, कम पैसा है, तो क्या करोगे आप? लिमिट में आ जाओगे कि नहीं भाई पैसा तो है नहीं, अब कितना खर्च कर पाए। तो यही कहने हैं, कहने का मतलब है कि यदि आपके पास पैसा रहेगा तो आप जो है कंजप्शन जो है कंजप्शन क्या करोगे? ज़्यादा करोगे। समझ में बात? इतना समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं सी इजकल टू मतलब कंजम्पशन इजकल टू क्या होता है? कंजम्पशन बटे में इनकम, इनकम। ये आपका फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू किन्स, अकॉर्डिंग, ये बेटा किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू किन्स, टू किसके अनुसार? किन्स लिख दिए, किन्स एक जाने माने व्यक्ति हैं अर्थशास्त्र के। समझ में आई बात? राइट कर लीजिए इसका। क्या हुआ विनय जी? अरे नहीं यार, पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। गायब हो जाते हैं? गायब नहीं हो जाते, और जहाँ क्लास लगती है मेरी। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये वाला राइट कर लेने आप। समझ में आई बात?
याद करने के लिए चीज़ें जो है मल्टीपल चॉइस रिवीजन होना चाहिए। रीना जी, मल्टीपल चॉइस रिवीजन रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में। ये सोचने वाली है, थॉट्स एक बार थिंकिंग करोगे आप याद करो। एवरीथिंग इज अ पॉसिबल फॉर यू इफ यू आर डिसाइड फॉर, तो डन। जो भी आप डिसाइड करोगे दिमाग में ला दोगे वही चीज़ होगा। समझ में है बात? गुड, आ जाइए। तो आपको दिखाते हैं अब क्या है। हाँ, ये भी है, किन्स जो है मानव वैज्ञानिक, क्या है किन्स, एक किन्स ने क्या किया था, किन्स ने जो है मनोवैज्ञानिक नियम दिया था, किसना, किसका मनोवैज्ञानिक नियम दिया था। देखिए किस ने मनोवैज्ञानिक नियम दिए थे। समझ में बात? किन्स ने मनोवैज्ञानिक नियम दिए थे, समझ में बात? इन्होंने ही दिया था। राजीव जी बहुत एक्टिव रहते हो, क्या बात है। तो हमने बताया कि कंजप्शन हो गया। तो फार्मूले पे क्या लिखा था बेटा, देखो फिर से एक बार फार्मूला देते हैं। ई डी इजकल टू हमने क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फार्मूला था बेटा। इसमें कंजप्शन वाला आपको बता दिए थे सी, समझ में आई? अब उसके बाद आई आता है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इजकल टू क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट इजकल टू होता है इन्वेस्टमेंट बटे में विद रिस्पेक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बटे में इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट हुई, इंटरेस्ट रेट। इनकम इजकल टू क्या होता है, इनकम इजकल टू होता है इन्वेस्टमेंट इजकल टू होता है इन्वेस्टमेंट बटे में इंटरेस्ट रेट। किन्स कहते हैं इस पर, क्या कहते हैं, किन्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट पे। किन्स कहते हैं उनके अनुसार क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लीजिए आप बैंक में जाए, उसका जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप लोन नहीं लोगे, कहोगे यार ले लेंगे तो भर ही नहीं पाएंगे। आप ले लिए लोन तो भर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको कठिनाई होगी, जितना लेंगे नहीं उतना देना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कोई भी कंपनी वाला रहता है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट कम करता है। याद रखने वाली बात है। कैसे? मान लीजिए अभी 100 रुपया प्याज हो गया है, तो प्याज आप खाना कम कर दोगे, ये भी जान लीजिए। पत वाली बात कर रहे थे बिन इसकी, क्यों इन्वेस्टमेंट कम करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज़्यादा हो गया। समझ में बात? इसका विपरीत संबंध होता है, लेकिन क्या होता है बेटा, लेकिन जो है विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक ना, संबंध होता है। कैसे, कैसे विपरीत संबंध होता है? आप निवेश करना चाहते हो और जहां से लोन लेना चाहते हो वो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, तो अब क्या करोगे बेटा, नहीं कर पाओगे, कहोगे घाटा नहीं सहेंगे। समझ में बात? इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, लो हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात, क्लियर? ओके, सो उसके बाद आता था आपका गौर जी वाला। जी से क्या होता है, आइए, जी ये बचा ना फार्मूले में, क्या होता है जी से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थोड़ा फास्ट लिखते हैं ना इसी वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है गवर्नमेंट, एक प्रकार से ये सरकारी खर्च होते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं सरकारी खर्च। क्या कहते हैं? सरकारी खर्च। बिने जी, सरकारी खर्च समझ में आया था? तो सरकारी खर्च ये क्या होता है? एक स्वतंत्र प्रकार का होता है। ये क्या होता है बेटा? ये आता है क्वेश्चन में। यह एक जो है स्वतंत्र प्रकार का होता है, स्वतंत्र प्रकार का होता है। अब आप लोग कहोगे बेटा कि स्वतंत्र प्रकार क्या होता है? प्रिया खड़े हो जाओ, बताओ स्वतंत्र प्रकार क्या होता है? अच्छा, आपसे नहीं पूछना था, पूरी गलती होगी, बैठ जाइए। कौन बताएगा? ठीक है, मैं बता रही। स्वतंत्र प्रकार मीन्स होता है कि जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट, ऐसे ध्यान दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स होता है सरकारी खर्च हो गया। सरकार अपने भी थोड़ी टैक्स लगाएगा। इसी प्रकार, इसीलिए बोलते हैं इसे क्या बेटा बोलते हैं? स्वतंत्र प्रकार का होता है। इस पे कोई जो है टैक्स नहीं लगता। समझ में बात? इसीलिए कहते हैं सरकार, पहले बाद में पढ़ाएंगे जब आएगा कि सरकारी प्रतिभूतियां क्यों खरीदने में अच्छा रहता है। गवर्नमेंट विश्वास, इसलिए बाद में आएगा लेक्चर, ठीक है ना? सो ये समझ में आ गया। तो फार्मूले में हमने क्या क्या लिखा था बेटा? एडी इजकल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जी वाला हो गया, अब एक्स वाला लिखना है। एक्स, एक्स मीन्स क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इजकल टू क्या होता है? एक्सपोर्ट इजकल टू होता है, देखिएगा, एक्सपोर्ट इजकल टू होता है, क्या होता है? एक्सपोर्ट बटे में जीडीपी। बताइए, एक्सपोर्ट इजकल टू क्या होता है? पहली बात तो एक्सपोर्ट जो निर्यात कर रहे हो, ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं उसको बिला फालतू का। देखिए एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट जो है ये भी एक प्रकार क्या होता है? निर्यात, स्वतंत्र प्रकार का होता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? यह भी एक जो है स्वतंत्र प्रकार का होता है। कैसे? निर्यात, एक्सपोर्ट, हिंदी में कहते हैं इसे बेटा निर्यात, लिख लीजिएगा, सॉरी निर्यात। समझ में बात? जैसे अपने देश से हम कोई चीज दूसरे देश भेज रहे हैं तो निर्यात कर रहे हैं ना, तो वो भी जो है टैक्स नहीं अपने से लगाएंगे। समझ में बात? तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार से क्या होता है? स्वतंत्र प्रकार, उस पर भी मतलब टैक्स नहीं लगेगा। समझ में बात? अब लास्ट वाला बचता है क्या है? एम। एम मीन्स क्या होता है? इम्पोर्ट। एम यहाँ पे लिख दे। एम मीन्स क्या होता है बेटा? इम्पोर्ट। जाहिर सी बात, इंपोर्ट जो आयात होता है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इंपोर्ट इजकल टू क्या होता है? लिखिएगा, इंपोर्ट इजकल टू जो होता है जीडीपी होता है। क्या होता है? इंपोर्ट इजकल टू जीडीपी। फार्मूला है, देखो, इंपोर्ट इजकल टू क्या होता है? इंपोर्ट इजकल टू होता है जीडीपी। दिख नहीं रहा? नहीं जी, कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं ना आपको। लिखिएगा यहाँ पे, आओ नेक्स्ट पे। इंपोर्ट क्या होता है? आई से जो, सॉरी, फार्मूला लास्ट में क्या था बेटा? एम था ना? तो एम, एम से हमने बनाया क्या? इंपोर्ट। समझ में आई बात? इंपोर्ट लास्ट वाला जो फार्मूला था। तो इंपोर्ट इजकल टू क्या होता है? किन्स क्या बोलते हैं? इंपोर्ट इजकल टू, किन्स कहते हैं इंपोर्ट इजकल टू जो है इंपोर्ट इंपोर्ट बटे में क्या है? जीडीपी। किन्स जी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कि इंपोर्ट जो है वो जीडीपी पे डिपेंड करता है। क्या किस पे डिपेंड करता है? इंपोर्ट जो है जीडीपी पे डिपेंड करता है। कहता है इंपोर्ट जितना जीडीपी अधिक होगा, इंपोर्ट उतना ही अधिक होगा। कैसे? जाहिर सी बात है, आपके सामान जो है ज़्यादा हो गए घरेलू वाले, तो इंपोर्ट भी उतना ही होगा। आयात, इंपोर्ट को हिंदी में कहते हैं बेटा आयात।
समझ में आया बात? इतना समझ में आई? 21 के अनुसार ही चल रहा था, ये आपका फार्मूला सब डन हो गया। यही फार्मूला था सब, देखिए एडी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आपका होता है एडी इक्वल टू होता है, ये किसका फार्मूला है, कीन्स का। समझ में बात? ये कीन्स का फार्मूला है, अंडरस्टैंड दैट? क्यों विनय जी? सो आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है, और देखते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल क्या होता है। एक्सपोर्ट है कि एक्सपर्ट? हाँ वही तो बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। इसे क्या कहते हैं, इसे डिफाइन करिए, बताइए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल क्या होता है, बताइए कोई वो है बताएगा? विनय जी आप टिप्पणी करते रहते हो, आप बताइए, खड़े हो जाइए, क्या होता बताइए। नहीं, फिर से बताइए। इसका डिफिनीशन होता, लिख लीजिए एक बार, पूछता रहता है ठीक ना। डिफिनीशन क्या होता है, यदि कहते हैं, इसका हम होता है डिफिनीशन, यदि कोई राष्ट्र, यदि कोई राष्ट्र जो है क्या कहता है, यदि कोई राष्ट्र निर्यात को केंद्र, लिखिएगा, यदि कोई राष्ट्र निर्यात को केंद्र में रखकर जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखिएगा डिफिनीशन क्या है इसका, यदि कोई राष्ट्र, यदि कोई राष्ट्र निर्यात को केंद्र में रखकर जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहते हैं, यही लिख लिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, बिना लिखते रहिए ठीक है ना, आप टिप्पणी करते हैं लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है, जरूरी है ठीक है ना, उतारिए फटाफट जल्दी से। हाँ बेटा फटाफट कर लीजिए। इसके बाद क्रोसो इकोनॉमिक क्लोज इकोनॉमिक बताने वाले हैं, हो गया रितेश? आइए, उसके बाद होता है बेटा क्रोसो इकोनॉमिक, क्रोसो या इसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमिक, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज क्या होता है बेटा, इकोनॉमी, इकोनॉमी समझ में आए, इसे ही बोलते हैं। दूसरा था ये, पहला वो था, कौन था पहले देख लीजिए एक बार, ये पहला था, ये दूसरा है। क्रूसो इकोनॉमिक या क्लोज इकोनॉमिक, CRO है ठीक है ना, क्रूसो इकोनॉमिक या क्लोज इकोनॉमिक, CRO क्रूसो या क्लोज्ड इकोनॉमिक। समझ में बात? इसमें इसका डिफिनीशन क्या होता है बेटा, डिफिनीशन से ही क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है और दे देता है ऑप्शन 1 2 3,
या 1 2 या 2 3 या 4 3 ऐसे मतलब करके देता है, ठीक है ना, ये पूछता रहता है। समझ में बात? तो ये क्या है, ये कहता है यदि कोई राष्ट्र जो है, यदि कोई राष्ट्र अपने निर्यात को, मतलब यदि कोई राष्ट्र निर्यात को, यदि कोई राष्ट्र जो है निर्यात नहीं करता है, ऐसे बोल सकते हो, यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, ऐसे बोल। यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, लिखिएगा, यदि कोई राष्ट्र, यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, कहते हैं, या क्या कहते हैं बेटा, या क्रूसो इकोनॉमी, CRUSO, क्रूसो इकोनॉमिक कहते हैं, दो नामों से जाना जाता है। समझ में आई बात? हाँ, राजेश समझ गए बात? समझ में आया? इसका फार्मूला क्या होता है, तो क्लोज इकोनॉमिक हो जाएगा। तो क्लोज इकोनॉमिक क्या फार्मूला होता है, AD इक्वल टू क्या होता है बेटा, वही हट जाएगा, C+I+G, इतना ही होगा। AD इक्वल टू क्या होता है, C+I+G, कितना होगा? समझ में बात? नहीं भाई, छोटा नहीं, कि ये क्लोज इकोनॉमिक बात कर रहा है, ओपन इकोनॉमी में पूरा रहेगा, और ये क्लोज इकोनॉमिक बात की है ना, तो क्लोज इकोनॉमिक में जो है कट जाएगा। क्यों? एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बंद हो जाएगा ना। आप मान लीजिए बैठे हो अपने देश में और इंपोर्ट नहीं कर रहे हो ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो क्लोज इकोनॉमी नहीं हुई, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। AD इक्वल टू क्या होता है, AD इक्वल टू क्या हो गया था, C+I+G, रितिका जी, जी मतलब रितिका जी, ठीक है ना, कितना होता है। फिर उसके बाद आप जो है ओपन इकोनॉमिक देखिएगा, आइए ओपन इकोनॉमिक, इसके बाद थर्ड वाला क्या है पार्ट है बेटा, ओपन इकोनॉमिक, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक। इसमें कहता है यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसे क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमिक कहते हैं। देखिएगा, यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसे क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमिक। लिखिएगा डिफिनीशन क्या है, यदि कोई राष्ट्र, सॉरी, यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसे ओपन इकोनॉमिक कहते हैं, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जो बोलते हैं वो सुना करो, ठीक है ना, हैंड राइटिंग थोड़ी सी हमारी अच्छी नहीं है, पहले बोल चुके हैं, तो लिखते रहिए पटाख से। हम्म, क्या कह रहे हो, अब लेडीज तो है नहीं, सच के आएंगे। अच्छा, मतलब सच के आएंगे और स्मार्ट लगेंगे। नहीं, हमको स्मार्ट नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, कमेंटमेंट ज़्यादा करते रहते हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, आप ओपन इकोनॉमिक हो गया, तो क्या हो गया, एडी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एडी इक्वल टू मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हो गया,
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें ओपन इकोनॉमी की इसलिए पूरा जुड़ गया बेटा, ठीक है ना। किन्स का पूरा फार्मूला क्या है, ओपन इकोनॉमी में जुड़ जाता है, और क्लोज इकोनॉमी में ये दोनों गायब हो जाता है, ठीक है ना, एक्स से लेके एक्स जी के बाद। ये समझ में आएगा ये बात। उसके बाद आता है एक चीज पूछता है, डिफिनीशन पूछता है, आदम पूछता रहता है, तो इसको देखिएगा। एक स्टूमुलस, स्टूमुलस और पेल आउट पैकेज, इसका नाम सुनेंगे आप। हो गया, क्या करो दिनेश? अच्छा अच्छा, ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद आता है स्टूमुलस, स्टीमुलस होता है, और क्या होता है, एक बेल आउट पैकेज। इसका डिफिनीशन बेल आउट पैकेज, इसका भी डिफिनीशन बहुत अच्छा है। ओ सॉरी, अच्छा स्पेलिंग थोड़ा साफ लिखना बेटा, कह रहे हो, ठीक है। बेल आउट पैकेज आप सही लिखे हैं, ये दो हैं, स्टूमुलस हो गया और बेल आउट पैकेज। तो स्टूमुलस क्या कहते हैं, स्टीमुलस ये बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये क्या कहता है, स्टिमुलस का पहले डिफिनेशन देखते हैं, पहले क्या एक ही में रहता है, लेकिन देख लीजिए। स्टिमुलस, इसे क्या करते हैं, स्टिमुलस जो होता है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर एक समान रूप से लागू किया जाता है। लिखिएगा डिफिनेशन में, यह जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, व्यवस्था पर एक समान रूप से लागू किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी लोग, सभी कंपनियां जो है एक समान रूप से क्या होते हैं, लाभ ले सकते हैं। सब इसमें क्या होता है, सभी कंपनियां, इसमें लिखिएगा, इसमें सभी लोग या कंपनियां, ठीक है ना, एक समान रूप से, एक समान से क्या होता है, समान रूप से क्या कहते हैं बेटा, लाभ ले सकते हैं, रूप से, सॉरी सॉरी, जुकाम पकड़ रहा लग रहा है। समान रूप से लाभ क्या बेटा करते हैं, लाभ उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। इसमें सभी लोग हैं या कंपनियां हैं एक समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। समझ में आया बात, स्टिमुलस में इसकी बात कर रहे हैं, बेल आउट पैकेज की बात अभी दूसरी बार कर रहे हैं, दोबारा करेंगे, ठीक है ना। अभी स्टिमुलस की बात करें, स्टिमुलस में क्या है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, हमारी जो इकोनॉमिक है इस पे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे जो है क्या लागू होता है। इसमें सभी लोग हों या कंपनियां हैं, ये समान रूप से क्या करेंगे बेटा, लाभ उठा सकते हैं, प्रॉफिट जो होगा वो उठा सकते हैं। सबकी समानता की बात करता है ये। जैसे अभी आप लोग बैठते हो, एक समानता है, कभी कोई इस सीट पे बैठ जाएगा, कोई कभी उस सीट पे बैठ जाएगा, समानता ना, भेदभाव तो नहीं है, भेदभाव का बताना। अब उसके बाद आ जाता है स्टिमुलस, स्टिमुलस हो गया, तो उसके बाद बचा क्या आता है, बेल आउट पैकेज, बेल आउट पैकेज। इसका डिफिनीशन क्या है, ये कहता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ये जो, ये कुछ क्षेत्रों में जो है
लागू किया जाता है, ये जान लीजिए। देखिएगा, इसका डिफिनेशन है यह कुछ कुछ क्षेत्रों पर लागू किया जाता है। यह जो है क्या बेटा है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं लागू किया जाता है। किया जाता है। समझ में आई बात? लिखिए लिखिए, मुझे लग रहा है लेक्चर काफ़ी टाइम तक हो गया। ठीक है, ख़त्म कर देना, कोई दिक्कत नहीं। पहले आउट पैकेज हो गया, उसके बाद ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, दोनों देख लीजिएगा। समझ में बात? हो गया राइट? क्या बात है सिद्धि जी? अच्छा, आइए। ये तो यहाँ तक समझ में आई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद अंतर देखिएगा, ग्रोथ होता है, ग्रोथ में और डेवलप में अंतर क्या है बेटा, ये पूछता रहता है। डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है। समझ में बात? ये क्या करता है बेटा, ये बड़े गौर से देखने वाली बात है, ठीक नहीं? अंतर इसमें जाना चाहिए। ये क्या कहता है, ये मात्रात्मक होता है, और ये क्या कहता है बेटा, ये गुणात्मक होता है। देखिएगा, ये क्या होता है, यह देखिएगा, यह क्या होता है बेटा, मात्रात्मक होता है, यह मात्रात्मक होता है। समझ में आई बात? और ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। लिखते रहिए। सॉरी, क्या होता है बेटा, गुणात्मक होता है। समझ में बात? मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक मतलब क्या होता है, यह जो उत्पादन हो, इस पे बात करता है। यह जो उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये किसके प्रदर्शित करता है, यह क्या करता है बेटा, एक मिनट ले लें। यह क्या करता है बेटा, यह उत्पादन अथवा यह क्या कहता है, उत्पादन अथवा क्या किसके बारे में बात करता है, आय में, आय में होने वाले परिवर्तन का बात करता है। ठीक है ना? होने वाले परिवर्तन को क्या करता है बेटा, प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात राजू जी? अच्छा, रेड से अच्छा लगता है, अच्छी बात है। मतलब रेड गाल हमारे चमक रहे हैं? अरे यार, आपके भी चमक रहे हैं, देखिए तो सही। अरे नहीं, कुछ नहीं खाते भाई, शुद्ध शाकाहारी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये गुणात्मक होता है। ये क्या कहता है, जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है बेटा, ये वाला,
यह जो है जीवन की गुण गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। गुणवत्ता को क्या करता है बेटा? प्रदर्शित करता है। समझ में बात? गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। लिख लीजिए। क्या कह रहे हो राधिका? अच्छा, हमारी एज कम है, पढ़ा रहे हैं। बेटा इकोनॉमी पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मस्त से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है जी, इसके बाद आ गया एस डी ए के बारे में पढ़ना है। एस डी आई जो होती है, आइए। एस डी आई, एच डी आई का नाम सुने होंगे आप लोग। इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव, लिखिएगा पहले इंग्लिश में। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में है बात? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो किसने किया था, इसमें किसकी भूमिका थी? बताइए, कोई बता सकता है? इसे हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। लिखिएगा, मानव विकास सूचकांक। सूचकांक, समझ में बात? बताइए, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने पहले दिया था, किसका भूमिका था? तो एच डी आई जिसे बोलते हैं, एच डी आई को जो है यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी द्वारा जो है 1990 में क्या किया गया था बेटा? निर्माण किया गया था। निर्माण जो है क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, किया गया था। समझ में बात? इसमें भूमिका किसकी थी? महबूब उल हक की। देखिएगा, ठीक है ना? महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी इसमें, एस डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के निर्माण में? देखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका, सॉरी, महत्वपूर्ण भूमिका इसकी थी महबूब उल हक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महबूब उल हक। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, याद रखना ये भी। कहाँ के थे बेटा? पाकिस्तान के थे। याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना? ये पूछ लेता है, स्टेट पीछे में भी ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना? समझ में ये बात? उसके बाद आपके आता है ह्यूमन डेवलपमेंट को कब, किसके द्वारा, कब निर्माण किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट? 1990 में यूएनडीपी द्वारा। इसकी, ठीक है ना, इसके द्वारा निर्माण किया गया था। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी इसमें? महबूब उल हक की। उसके बाद आता है आई एस डी आई, आई एच डी आई। देखते हैं आओ, आई एस डी आई क्या होता है? आई एच डी आई, इसका भी फुल फॉर्म लिख दीजिएगा आई एस डी आई को। इनक्वालिटी, लिखिएगा, इनक्वालिटी लिखो।
इनइक्वालिटी एडजस्टेड, एडजस्टेड ह्यूमन डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में बात? तो ये क्या कहता है, देखिएगा, इसका भी निर्माण जो कब हुआ था, 2010 में। इसका निर्माण यूएनडीपी द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, यूएनडीपी द्वारा 2010 में जो है क्या किया गया था बेटा, निर्माण किया गया था। क्या किया था, निर्माण किया गया था। समझ में बात? आएंगे इसके अंदर भी घुसेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी आपको एक इकोनॉमिक का जो सिलेबस होता है उसको पकड़ आ जाए कि कौन कौन टॉपिक है। समझ में आई बात? आइए, यहीं पे आता है PSDI। PHDI क्या होता है, प्लेनेटरी परस्यूअर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहते हैं। समझ में ये बात? देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेनेटरी, सॉरी, प्लेनेटरी कहते हैं, उसके बाद परस्यूअर, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, 1 मिनट अभी दे रहे हैं। प्लेनेटरी या क्या कहते हैं, प्री, SURE, प्रेस्यूअर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट लिख लीजिएगा, एडजस्टेड, एडजस्टेड क्या कहते हैं, इसके बाद लास्ट में SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ में बात? इसको जो कब निर्माण किया गया था, इसको भी जो है, इसको किस में निर्माण है, यूएनडीपी द्वारा जो है, यूएनडीपी द्वारा 2020 में इसका निर्माण किया गया था। किसमें, 2020 में जो है निर्माण किया गया। समझ में बात? लिखो और राजू जी, कमेंट में नहीं। सही बोल रहे हो, करते रहो करते रहो करते रहो फटाफट। एक और देखते हैं, आओ। आ जाता है GNH, इसका नाम कोई सुना है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, GNH बताइए। इसे कहते हैं ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, लिखो फुल फॉर्म इसकी, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस। क्या करो बेटा, अच्छा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं यार। फास्ट तो पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। इसकी शुरुआत जो भूटान के जो नरेश थे उनके द्वारा 1972 में किया गया था। इन्होंने ये 4 स्तंभों पर आधारित है। इसका निर्माण किसने किया था, इसका जो आरंभ है, प्रारंभ जिसे बोलते हैं, प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था, भूटान, भूटान के नरेश द्वारा, नरेश द्वारा कब किया गया था इसका, 19, नरेश द्वारा जो है 1972 में
किया गया था, ठीक है ना। राकेश क्या बोल रहे हो? थोड़ा स्लो कर दें? अच्छा ठीक है। ये चार अवधारणों पर, यह जो है अवधारणा जो है क्या है, यह अवधारणा चार स्तंभों पर है, देखिएगा। ये कितने अवधारणों पर है? यह जो है चार स्तंभों पर है, ठीक है ना, पर है। चार स्तंभ अवधारणा दिए, चार अवधारणा स्तंभ दिए थे, कौन कौन है? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू, गुड गवर्नेंस, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही सब दिए थे। लिखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहला लिखिएगा। क्या दिया था ये याद कर लो। सस्ट जो है 2020 23 का देखिएगा, पीटी का पेपर है उत्तर प्रदेश का, तो ये सस्टेनेबल के बारे में पूछा भी था, इंपॉर्टेंट है। सस्टे, एक मिनट, पूछता तो है तो इसी ने पहले क्या दिया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरा क्या है? कल्चरल वैल्यू। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू। तीसरा क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, सॉरी गलती हो गई, ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, समझ में बात? उसके बाद तीसरा क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू, प्रिजर्वेशन ऑफ क्या बेटा? कल्चरल क्या है? वैल्यू, वैल्यूज, ठीक है, हो जाती मिस्टेक, ठीक है। ये हो गया। लास्ट वाला क्या बेटा? बताइए, गुड गवर्नेंस। और ये चार स्तंभों पर आधारित है, चारों याद कर लेना, ये पीटी में पूछता है कई बार। क्या है बेटा? गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस, जो बोलेंगे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुड गवर्नेंस, समझ में आया? इसको एक बार राइट कर लो। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। इसमें उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल क्रूजनेट कर्व, इसके नाम सुने होंगे। क्या है? इन्वायरमेंटल, ठीक है ना, क्रूजनेट कर्व, ठीक है ना, कर्व्स, ये होता है, इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान देना भी चाहिए। इसका साड़ी ऐसे बनता है, समझ में बात? ये क्रूजनेट कर्व है, ऐसे। कर्व बनाए हो कभी? हमारा आर्ट उतना बढ़िया नहीं है। तो ये क्या कहता है? इसे जो है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल क्रूजनेट कर्व के, क्या होते हैं इसे, क्या कहते हैं? इसे जो है इनवर, मिस्टेक बहुत होती है, इसे इन्वर्टेड हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस कर्व भी कहा जाता है। समझ में आई बात? इसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कहते हैं, या कर्व कहते हैं। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, इसे इन्वर्टेड यू यहाँ पे लिख दीजिएगा, इन्वर्टेड यू, इसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। समझ में बात? कर लीजिए। ये क्या करता है, ये जो कर्व होता है ये क्या करता है, प्रदूषण हो और आर्थिक जो होती है, हाँ, क्या करता है, यह प्रदूषण और आर्थिक विकास के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। लिखिएगा, यह किसका काम करता है, यह जो है प्रदूषण और आर्थिक विकास के मध्य संबंध क्या कहता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। समझ में बात? इसके बाद आ जाता है कोर। अच्छा भाई ले लेना यार, कौन बाल लेता है किसका? बाल जिसके पास आ जाएगा वो देगा, बताइए। इतना भी अच्छा नहीं हमारा बाल जितना तारीफ आप कर रहे हो विनय जी। ठीक है, आइए। इसके बाद आ जाता है बेटा, क्या आता है, आई कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आई कोर ये पूछा जाता है सभी बच्चों से। आई कोर क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, आई कोर क्या होता है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटर पोर रेशियो, लिखिएगा। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल, उसके बाद बेटा क्या है, कैपिटल, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउट प्योर रेशियो। समझ में आई? ये फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटर पोर रेशियो। समझ में बात? ये एक फार्मूला इसका है, क्या है देखिए, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या होता है, आई कोर इक्वल टू जो होता है एडी, ओ सॉरी डेल्टा में लिखा था, कहता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये फुल फॉर्म होता है इसका, ये क्या होता है, फुल फॉर्म। इसमें विपरीत संबंध होता है, ये भी जान लीजिए। इसमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। संबंध होता है, समझ में बात? विपरीत संबंध मतलब कहता है यदि अनुपात कम होगा, ठीक है ना, इसमें कहता है विपरीत संबंध यदि यदि अनुपात अधिक हो तो पूंजी की उत्पादकता कम होगी। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा। पहली बात तो इसमें क्या बताता है, इसके बाद देख लीजिए, यह पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। लिखिएगा पहले, ये किसकी बात करता है, यह जो है किसकी बात करता है बेटा, पूंजी की उत्पादकता की बात करता है, उत्पादकता की बात करता है, ठीक है। यह पूंजी की उत्पादकता को जो है क्या करता है बेटा, प्रदर्शित करता है। लिखिएगा, जो बता रहे हैं ये अगर आपको दिमाग में बैठ गया
तो आप भी कोई भी क्वेश्चन डील कर लोगे आराम से, पीटी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये किसका प्रदर्शित करता है? पूंजी की उत्पादकता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात? अब ये क्या कहता है? यदि जो है अनुपात अधिक होगा तो पूंजी की उत्पादकता कम होगी, लिखिएगा। और यदि अनुपात कम होगा तो पूंजी की उत्पादकता क्या होगी? अधिक होगी। तो लिखिएगा क्या बोलता है, या यदि अनुपात अधिक हो तो पूंजी की उत्पादकता कम होगी। यदि अनुपात, यहाँ पे थोड़ा सा रिजर करते हैं, ठीक है ना, आगे नेक्स्ट ले लेते हैं। क्या है बेटा? आई कोर है, देखिएगा आई कोर इक्वल टू क्या है बेटा? डेल्टा सी बाई डेल्टा डी। ये हमारा फार्मूला है, उसने बता दिए हैं। क्या बताएं उसके बाद? फर्स्ट वाला क्या है? लिखिएगा बेटा, यदि अनुपात, यदि अनुपात अधिक है तो उत्पादकता कम होगी। यदि अनुपात अधिक है तो पूंजी की उत्पादकता कम होगी। तो क्या होगी बेटा? तो पूंजी की उत्पादकता क्या होगी बेटा? कम होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये पूछता रहता है। इतना सेंस समझ जाओ जो ना, ये क्वेश्चन आप डील कर लियो, ये आता भी है। दूसरा क्या बेटा? दूसरा कह रहा है यदि अनुपात कम हो, सॉरी, यदि अनुपात अधिक होगी तो क्या होगी? पूंजी की उत्पादकता कम होगी। यदि अनुपात कम हो तो, यहीं पर देख लो, यदि अनुपात कम है तो क्या होगी बेटा? पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता क्या होगी? अधिक होगी। वही उल्टा होता है बेटा, अधिक होगी। क्यों रवि जी? समझ में आई बात? तो हम समझते कि काफ़ी टाइम हो गया होगा पढ़ाते हुए, ठीक है। तो इस पर हम जो है क्लास डन करने वाले हैं। तो इतना टाइम देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। अच्छा, आप क्लास लेते हैं इसलिए? आपकी भी आवश्यकता है, आयुष बनना है, क्लास लेनी पड़ेगी क्यों? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इस पर हम क्लास विराम करते हैं। आज नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।